नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश राष्ट्रीय आपदा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, कोरोना से अब तक एक बड़ा आंकड़ा आया है सामने। 12 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो गए हैं। देश में कोरोना के 12 लाख से ज्यादा के मामले आ चुके हैं और सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला दूसरा देश हुआ भारत। बेकाबू रफ्तार है कोरोना की। दिल्ली उत्तर प्रदेश में कोरोना से त्राहिमाम मचा हुआ है और एक बार फिर से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। एमपी, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों पर कोरोना का साया मंडरा रहा है। दिल्ली में 24 घंटे में करीब 11,500 नए केस सामने आए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 51,000 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं यूपी की बात करें तो 24 घंटे में 13,500 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए। महाराष्ट्र में 1.68% पहुंची कोरोना की मृत्यु दर। वहीं दिल्ली में 12.44% कोरोना पॉजिटिव रेट है। लगातार कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। पिछले 24 घंटे में चौंकाने वाले आंकड़े आए और कुछ राज्य जो इससे छूटे थे वहां भी अब कोरोना अपना प्रभाव दिखा रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ भोपाल से जुड़ गई हैं स्वाति और प्रिंस शर्मा जुड़ गए हैं उत्तराखंड से। अजीत यूपी से जुड़ गए हैं। वहीं चित्रा हमारे साथ रायपुर से जुड़ गई हैं। तो सबसे पहले हम चित्रा के पास आना चाहेंगे। रायपुर में जिस तरह से मामले 24 घंटे में बड़े भयानक आए हैं, चित्रा, किस तरह से देखा जाए, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। चित्रा, आप हमें सुन पा रही हैं? चित्रा के पास आवाज नहीं जा रही। हम स्वाति के पास आएंगे, भोपाल। स्वाति, भोपाल के इस वक्त क्या हालात हैं? जी, अगर भोपाल के हालत की बात इस बार अगर करते हैं तो पूरे मध्य प्रदेश में कुल मिला के 12,700 अभी तक लोग पॉजिटिव आए हैं, नए नए मरीज आए हैं। उसी में अगर बात करें अगर भोपाल की, तो भोपाल में इस समय 1680 केसेस पॉजिटिव आ चुके हैं। साथ ही यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश सरकार की बात की जाए तो मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक 26 तारीख तक जो लॉकडाउन किया हुआ था उसको हटा के उन्होंने 30 अप्रैल तक के लिए उसको जनता कर्फ्यू अब घोषित कर दिया है, जो कि हर हर शहर में ये लागू रहेगा। साथ ही उसी लॉकडाउन में कई कई सारी बहुत सारी ऐसे गाइडलाइन है जो जारी कर दी गई है, जिसके चलते आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय में जो है 10% कर्मचारी ही उपस्थित रहेंगे। साथ ही ऑटो, ई रिक्शा और कार में सिर्फ 2 ही सवारियां बैठ सकेंगी। वही धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन जो है प्रतिबंध रहेगा। जी स्वाति, अगर बात करें, सरकार दावे तो कर रही कि अस्पताल में बेड बढ़ाए गए हैं, लोगों को दिक्कतें ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को बेड अभी तक भी नहीं मिल पा रहे। जी, बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा हो गया है कि अभी जो ऑक्सीजन का संकट जो गहरा रहा है जिस तरीके से, और उसी तरीके से जो बेड भी फुल है, शमशान तक फुल हो चुके हैं। तो ऐसे में ज्यादातर जरूरी ये है कि इस बार जो है कोरोना की चेन ही तोड़ी जानी चाहिए। तो उस हिसाब से सरकार अपने तरफ से पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। जहाँ जहाँ ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं वहां पे पूरी तरीके से लॉकडाउन कर रही है। साथ ही हर जगह पर जनता कर्फ्यू का आदेश दे चुकी है। जी स्वाति, वापस आएंगे आपके पास। हम चलते अपने संवाददाता प्रिंस के पास। प्रिंस, इस वक्त अगर बात करें उत्तराखंड की, तो वहां भी हालात बड़े नाजुक बने हुए हैं। क्या स्थिति है? क्योंकि जिस तरह से पिछले 2 दिनों में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, सरकार की तरफ से क्या क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि उत्तराखंड में लगातार कोरोना संक्रमण की बात की जाए तो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और बढ़ते हुए आंकड़ों को लेकर बात की जाए तो प्रदेश सरकार ने सख्त नियम, सख्त कायदे कानून बना दिए हैं, जिसको लेकर अभी कुछ दिन पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। और नाइट कर्फ्यू की बात की जाए तो जो पहले समय सीमा नाइट कर्फ्यू की रखी गई थी, रात 10:30 से सुबह 5 रखी गई थी। उसके बाद समय सीमा बढ़ाकर रात के 9 बजे से की गई। और हालिया बात की जाए तो जो नए आदेश आ जाए हैं, उन आदेशों के अनुसार
रात के शाम 7 बजे से लेकर और सुबह के 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू की सीमा रखी गई है। और साथ ही साथ बाजारों की बात की जाए तो बाजारों में भी सख्त जो नए आदेश आए हैं, नई गाइडलाइन के अनुसार उत्तराखंड सरकार की दोपहर के 2 बजे तक की जो है संस्थान जो दुकानें हैं या बाजार हैं वो खुल सकेंगे। उसके बाद दुकानें बंद हो जाएंगी। हालांकि आवश्यक दुकानें हैं जिसमें दूध की दुकान कही जाए या फिर अन्य जो मेडिकल स्टोर या डॉक्टर्स की दुकान कही जाए, उन आवश्यक सेवाओं के लिए शाम 7 बजे तक का समय रखा गया है। और जिसको लेकर कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार बात की जाए तो अब उन्होंने सख्त कड़े जो नियम बनाए हैं। साथ ही साथ मास्क न लगाने वालों के खिलाफ भी जुर्माना वसूला जा रहा है। जगह जगह पुलिस द्वारा टीमें बनाई जा रही हैं और टीमें बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की बात की जा रही है। साथ ही साथ मैं आपको और बता दूं कि जो नई गाइडलाइन है, इस नई गाइडलाइन के अनुसार जो जिम है और जितने भी स्विमिंग और स्पा है, उन सभी को भी पूर्ण रूप से बंद करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं लगातार जो है आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिन आंकड़ों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। हालिया बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में तकरीबन उत्तराखंड में 3012 जो नए मामले हैं कोरोना के जो नए मामले आए हैं और साथ साथ 27 लोगों की इसमें मौत भी हो चुकी है और 700 बात की जाए 1919 पूरे उत्तराखंड में अब तक बात किया तो तकरीबन 1900 लोगों की मौत हो गई है। तो लगातार बढ़ते आंकड़ों को लेकर सरकार द्वारा ये अहम कदम उठाए जा रहे हैं। प्रिंस, कल ही उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से ये आदेश भी आया, निर्देश दिया गया था सरकार को, सरकार जो सरकारी अस्पताल हैं वहां पर जो बीपीएल धारक लोग, जो बीपीएल कोटे के लोग हैं, उनको 25% बेड मुहैया कराए जाएं। क्या उसके लिए कुछ तैयारी की गई सरकार की तरफ से, क्योंकि लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं जो आदेश दिए गए हैं उन आदेशों के अनुसार हालांकि जो सरकार जो है उस पर कार्य कर रही है और जो यहाँ पर जितने स्वास्थ्य विभाग के जितने भी उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि 25% बेड दिए जाएं, उसके लिए कार्य किए जा रहे हैं। हालांकि बात की जाए जितने भी स्वास्थ्य विभाग करें या फिर पुलिस की बात करें या प्रशासन की बात करें, लगातार अपने कार्य में लगे हुए हैं। और बॉर्डर की बात की जाए तो बॉर्डर से आने के लिए भी जो नए आदेश अभी हालिया आदेश दिए गए हैं। तो उत्तराखंड का जो बॉर्डर सीमा बॉर्डर कहा जाता है, उत्तराखंड सीमा का बॉर्डर है, वहां पर भी सख्त बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं उनका वहां पर कोविड संक्रमण का जांच की जा रही है। बिना जांच के उनकी एंट्री मना कर दी गई है और 72 घंटे का आदेश दिया है कि 72 घंटे पुरानी उनकी रिपोर्ट होनी चाहिए, उन्हीं की एंट्री यहाँ होगी। हालांकि बात की जाए तो सबसे बड़ी बात है महाकुंभ हरिद्वार में चल रहा है, 2 शाही स्नान हो चुके हैं और तीसरा शाही स्नान बात की जाए 27 तारीख को आने वाली 27 मार्च को तीसरा शाही स्नान होना है। जिसको लेकर बात की जाए तो कुछ अखाड़ों ने तो हालांकि इसे प्रतीकात्मक रूप से करने की बात कही है, लेकिन अभी कुछ अखाड़े शाही स्नान करने की बात कर रहे हैं। जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुखिया ने भी अपील की थी ट्विटर के माध्यम से कि जो 27 तारीख का जो शाही स्नान होना है उसे प्रतीकात्मक रखा जाए। तो अब देखने वाली बात यही होगी जो आखिरी कुंभ का शाही स्नान है उसको लेकर सरकार क्या फैसला ले पाती है। क्योंकि लगातार इस तरह की बातें आ रही है कि महाकुंभ होने से भी कहीं ना कहीं हरिद्वार उत्तराखंड में इस तरह संख्या बढ़ी है। तो बिल्कुल, साथ ही साथ अजीत एक बात और जानना चाहेंगे आपसे, जिन पुलिस कर्मियों की इसके पहले ड्यूटी लगी हुई थी कुंभ में, काफी सारे पुलिसकर्मी वापस आ रहे हैं अपने जिलों में, क्योंकि अब पहले की तरह क्राउड उतना नहीं रह गया। तो जो पुलिसकर्मी वापस आ रहे हैं, क्या उनकी जांच की जा रही है या फिर उनको क्वारंटाइन करने के लिए बोला जा रहा है? बात की जाए आदेशों की तो सरकार की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं। हालांकि बात की जाए तो जितने भी अखाड़े थे अखाड़ों ये अपनी वापसी कर चुके हैं, जिसको लेकर जो पुलिस बाहर से बल बुलाए गए थे, अलग अलग टुकड़ियां बनाई गई थी, उनके अलग अलग सेंटर बनाए गए थे, उन्हें भी वापस बुलाया जा रहा है। आदेश साफ तौर पर किए गए हैं कि उनकी जांच की जाए, जांच के बाद ही उनको अपने गृह स्थल पर भेजा जाए और क्वारंटीन किया जाए। बात की जाए उत्तराखंड में भी जिनकी एंट्री हो रही है, यहाँ से जो जा रहे हैं उनकी भी जांचें हो रही है और जांचों के बाद ही उन्हें अपने गृह प्रवेश में प्रवेश दिया जा रहा है और उनके बाद क्वारंटाइन भी वहां पर किया जा रहा है। जी साथ ही साथ प्रिंस, उत्तराखंड कोर्ट की तरफ से भी निर्देश दिया गया सरकार को कि जहां पे दूरस्थ इलाकों में जो लोग रहते हैं उन तक वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही, उन तक टीकाकरण नहीं हो पा रहा, उनकी जांच नहीं हो पा रही कोरोना की, क्या सरकार अब मोबाइल वैन भेजेगी, लोगों को भेजेगी वहां पर, ताकि वहां पर भी जांच का दायरा बढ़ाया जा सके और जिनको वैक्सीन नहीं मिल पा रही उनको वैक्सीन दी जा सके? आपको बता दूं कहीं ना कहीं सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया है, हालांकि जो कोरोना संक्रमण के बढ़ते चलने को लेकर बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं जो कोरोना वैक्सीन से वंचित रह गए हैं, जिसको लेकर अब मोबाइल वैन का भी निर्णय लिया गया है। मोबाइल वैन है जो क्षेत्र में सरकार द्वारा घुमाई जाएगी, जिसको लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग इससे वंचित रह रहे हैं उन्हें उनका भी टीकाकरण किया जाएगा। और साथ ही साथ एक अभी सामने आई है, हालांकि सरकार द्वारा जांचें भी, जो कोविड की जांच है उसके लिए भी अलग से टीमें बनाई गई हैं जो घर घर जाकर भी लोगों की जांच के लिए भी कहीं ना कहीं आगे तैयारी करेगी। जिसको लेकर बात की जाए तो उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से सचेत हो चुकी है और संक्रमण न बढ़ पाए। हम वापस आपके पास आएंगे, अजीत के पास चलेंगे दिल्ली। अजीत, जिस तरह से कल अरविंद केजरीवाल ने बड़ी चिंता जताई थी कि ऑक्सीजन हमारे पास बिल्कुल नहीं, खत्म हो चुकी है और अगर ऑक्सीजन हमारी केंद्र सरकार की तरफ से मदद नहीं मिलती है तो एक खतरनाक परिणाम सामने आ सकते हैं, उसको लेकर क्या केंद्र सरकार अब अरविंद केजरीवाल सरकार की मदद कर रही है?
जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जीटीबी हॉस्पिटल में अभी ऑक्सीजन पहुंच चुका है दिल्ली के अंदर। और अभी एलएनजेपी की बात करें तो वहां पर भी डॉक्टर की तरफ से कहा गया है कि तकरीबन 12 घंटे का अभी ऑक्सीजन उनके पास है। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती है। तो दिल्ली सरकार लगातार ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के लिए केंद्र से मदद मांग रही है और केंद्र से अब मदद मिल भी रही है। और केंद्र ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन भी अब किया जा रहा है। साफ तौर पे जहां तक देखा जाए तो दिल्ली के अंदर इस तरीके से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अगर बीते दिन 24 घंटे की बात करें तो 28,000 के करीब केसेस आए हैं। वहीं मरने वालों की जो संख्या है जिस हिसाब से बढ़ रही है, कहीं ना कहीं दिल्ली में बेड की कमी और ऑक्सीजन की कमी दिल्ली वालों को और केजरीवाल सरकार को लगातार सता रही है। और जिस तरीके से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं स्थिति भयावह होती जा रही है। और लगातार दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री है सत्येंद्र जैन, उनका भी यही कहना है कि दिल्ली जो है लगातार केसेस बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं मुश्किलों में पड़ रही है। लेकिन हम तैयार हैं वैक्सीनेशन करने के लिए भी और कोविड टेस्ट भी लगातार किए जा रहे हैं दिल्ली के अंदर। और वैक्सीनेशन के लिए भी दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। जी अजीत, जिस तरह से 6 दिन के लॉकडाउन लगाया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से, क्या इसकी समय सीमा बढ़ाई जा सकती है? क्योंकि आंकड़े जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, भले ही लॉकडाउन लगा दिया हो दिल्ली सरकार ने। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अभी तो फिलहाल ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जहां तक देखा जा रहा है केसेस की तादाद जो है लगातार बढ़ रही है लॉकडाउन लगाने के बाद भी। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आने वाले समय में जो है जैसे 26 अप्रैल को जब लॉकडाउन खत्म होगा तो कहीं ना कहीं दोबारा से अनाउंसमेंट हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी इसको रोका भी जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मजदूरों का लगातार दिल्ली से पलायन हो रहा है, जो उद्योग धंधे वो सारे बंद हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इसका भी अर्थव्यवस्था का भी दिल्ली के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो अभी फिलहाल लॉकडाउन लगाने के लिए दोबारा से कोई दिशा निर्देश नहीं दिए जा रहे हैं। अभी तक कोई ऐसी सरकार की तरफ से कोई अजीत, दिल्ली सरकार ने मजदूरों को बोला था कि वो पलायन ना करें और जहां हैं वहीं बने रहें, उनकी पूरी व्यवस्था की जाएगी खाने की पीने की। क्या इसको लेकर तब भी पलायन लगातार जारी है? दिल्ली से काफी संख्या में लोग जो यूपी बिहार में रहते हैं वो वापस आ रहे हैं। क्या उनको रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, जिससे उनको भरोसा दिलाया जा सके उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है? मजदूरों से बात किया, इस बात पर कि सरकार लगातार कह रही है, आपसे केजरीवाल सरकार कह रही है कि आप ना जाए घर। तो उनका यही कहना था कि सरकार के कहने से कुछ नहीं होता है। हम अगर हमारे पास काम नहीं है, आने वाले समय में और काम खत्म हो जाएगा। लॉकडाउन लग गया है, काम धंधे बंद हो चुके हैं, तो किराया कौन देगा? मकान मालिक लगातार किराया मांगेंगे। तो खाने के पैसे नहीं रहेंगे हमारे पास, तो जितने पैसे हैं हम कम से कम उतने में घर तो पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम हमारे जो 2 वक्त की जो रोटी है वो तो समय से मिल पाएगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर रहना है तो काम करना है और काम के लिए हमें कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत पड़ेगी। और पैसे अगर नहीं रहेंगे तो हम दिल्ली के अंदर नहीं रह सकते। जी अजीत, सरकार ने क्या ऐसे कोई कैंप नहीं बनाए जहां पर जो मजदूर हैं जो वापस जाए उनको वहां रोका जा सके, उनके खाने की व्यवस्था की जा सके? क्योंकि पिछली बार जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी तब सरकार ने आखिर वक्त में जब देखा कि स्थिति नियंत्रण से बाहर है, लोग पलायन काफी संख्या में कर चुके थे, उसके बाद ऐसे कैंप लगाए गए थे, खाने की व्यवस्था की गई थी। क्या वो अब पहले नहीं की जा सकती? भी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, सरकार ने पहले से कोई तैयारी नहीं की थी। उनको यही लग रहा था कि लॉकडाउन किया जाएगा तो शायद इस बार मजदूर ना आ जाए। लेकिन साफ तौर पे वही बात है कि सरकार पूरी तरीके से फेल नजर आई, चाहे हम दिल्ली सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की। अगर सरकार ने कुछ किया होता तो मजदूर इस तरीके से पलायन नहीं कर रहे थे। हालांकि अब लगातार कहा जा रहा है कि उनको अनाज मुहैया कराया जाएगा, लेकिन इसमें काफी अभी फिर समय लगेगा। क्योंकि अगर पहले से तैयारी हुई होती तो ये सारी चीजें हमें देखने को नहीं मिलती। आनंद विहार स्टेशन पे जहाँ पर रात भर मजदूर रुकने तक को राजी थे। और अजीत वापस आएंगे आपके पास, स्वाति के पास चलेंगे। स्वाति, मध्य प्रदेश के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और शिवराज की बात करें मुख्यमंत्री की, उन्होंने भी कहा था हम पूरी तैयारी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां पे जो सुविधाएं हैं अस्पताल की वो मुहैया नहीं हो पा रही। उसको लेकर कितनी सरकार तैयार है? जी मैं आपको बता दूं कि कल मंगलवार को यहाँ पर भोपाल में 148 शव जो थे उनको कोविड प्रोटोकॉल के तहत उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस तरीके से यहाँ पर हालत अभी बिगड़ चुकी है। रही बात अगर मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री ने अभी फिलहाल तो कलेक्टरों को ये आदेश दिए हैं कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए पॉजिटिविटी रेट जो है घटाना ज्यादा जरूरी है, उसके ऊपर फोकस ज्यादा किया जाए। सैंपल टेस्ट के साथ मेडिसिन किट भी देने के लिए उन्होंने कहा है। वही लोगों से ये अपील की है कि सर्दी खांसी बुखार या पेट दर्द जैसी अगर समस्याएं होती है तो तत्काल अपनी जांच करवाए। वही
उन्होंने कलेक्टर को ये आदेश भी दिए हैं कि सभी जिले में कम से कम 2 से 3 जिले तो ऐसे हो जिसमें पॉजिटिविटी रेट जो है वो घटा सके हम लोग। जी साथ में 30 अप्रैल तक के लिए उन्होंने जनता कर्फ्यू का आदेश दे दिया है। और रही बात ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की आपूर्ति की, तो उसके लिए उन्होंने एक कोविड सेंटर तैयार किया हुआ है जहां पर 2 आईएएस ऑफिसर्स वहां पे तैनात किए गए हैं। और उन्हीं के जरिए अब वो ऑक्सीजन किस तरीके से सप्लाई यहाँ पर हो पाएगा और रेमडेसिविर किस तरीके से सप्लाई हो पाएगा उसके ऊपर वो पूरी तरीके से अब जो है निगरानी करते रहेंगे। जी स्वाति, केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि जो रेमडेसिविर की इंजेक्शन है जिनको इंपोर्ट ड्यूटी है उसको खत्म कर दिया गया है, साथ ही साथ जो कच्चे माल है उसकी भी ड्यूटी काफी हद तक घटाई गई। क्या इसका फायदा सरकार मध्य प्रदेश जो है उसको मिलेगा? जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत थी वो दूर होगी, लोगों को फायदा मिलेगा? आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। स्वाति, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? आपकी आवाज स्वाति के पास आवाज नहीं पहुंच रही। वापस आएंगे प्रिंस के पास। हम प्रिंस से आएंगे, उससे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश राष्ट्रीय आपदा। लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। एक बार फिर से 24 घंटे के अंदर बहुत सारे आंकड़े आए। करीबन 2,95,000 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए पूरे देश की अगर बात करें। और मृत्यु दर में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। अगर दिल्ली की बात करें तो 12.44% कोरोना पॉजिटिविटी रेट है। वहीं यूपी में भी 81,000 से अधिक कोरोना के एक्टिव केस हैं। और नाइट कर्फ्यू की जद में कई शहरों की जिंदगी फंसी हुई है, लोग परेशान हैं। देश में कोरोना के 12 लाख से अधिक एक्टिव केस अब तक आ चुके हैं। कोरोना में सबसे ज्यादा प्रभावित दूसरा देश भारत बन चुका है। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश कोरोना से त्राहिमाम कर रहा है। महाराष्ट्र में भी 24 घंटे में 51,500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। हम वापस आएंगे अपने जो संवाददाता हैं उनके पास। चित्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं रायपुर से। चित्रा, अगर रायपुर की बात करें तो वहां पर भी इस वक्त आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो वहां पर भी आंकड़ों में इजाफा हुआ है। किस तरह से सरकार तैयार है? जी, रायपुर राजधानी में सबसे ज्यादा, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण रायपुर में पड़ रही है और मौतों की संख्या में भी रायपुर में ही है। कल की आंकड़ा मंगलवार की बताएं तो 2,225 जो है यहाँ का कोरोना संक्रमित व्यक्ति की पहचान हुई है। वहीं 67 व्यक्तियों की मौत भी हुई है। लगातार कोरोना का संक्रमण रायपुर में दिख रहा है और इसको रोकने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हर प्रयास किए जा रहे हैं। ज्यादा कोरोना टेस्ट कराई जा रही है, ज्यादा वैक्सीनेशन कराई जा रही है और ज्यादा जागरूक किया जा रही है। कोरोना गाइडलाइन का भी पालन कराया जा रहा है। पुलिस प्रशासन भी इसके लिए लगातार एक्टिव है और लगातार इसके लिए कार्रवाई कर रही है। क्वारंटाइन सेंटर भी खोला गया है और वहाँ पर भी बेड की, इलाज की, दवाई की पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। जिसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ के कलेक्टर डॉक्टर भारती दासन को निर्देशित किया गया है कि वहाँ पर लगातार निरीक्षण कर उपलब्ध कराई जाए, संबंधित दवाई और वहाँ पर निरीक्षण भी किया जाए। जी चित्रा, जिस तरह से अगर बाकी प्रदेशों, बाकी राज्यों की बात करें, क्या वहां भी ऑक्सीजन की किल्लत है या फिर ऑक्सीजन की व्यवस्था दुरुस्त है? जी, 3-4 दिन पहले का बात कहें तो ऑक्सीजन की जो है बहुत ही कमी थी, जिसके चलते मौत भी हो रही थी। और लेकिन स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव का कहना है कि 13,000 अधिक ऑक्सीजन उपलब्ध है और इसके लक्ष्य पूर्ति कर रहे हैं। इसके लिए अग्रसर है छत्तीसगढ़ सरकार और ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, वेंटिलेटर की व्यवस्था कराई जा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देशित किया है, मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देशित किया है कलेक्टर को, और उसके लिए कलेक्टर के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा पहुंचाई जा रही है, वेंटिलेटर की भी व्यवस्था कराई जा रही है। जी चित्रा, अगर बाकी राज्यों की बात करें, जिस तरह से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, क्या छत्तीसगढ़ में भी सरकार लॉकडाउन की तैयारी में है?
कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छत्तीसगढ़ सरकार से भी चर्चा हुई और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लास्ट स्टेज में लॉकडाउन को ही आप उसकी कोरोना का एक आधार माने और कंट्रोल करने का माने। जहां तक हो सके तो इसकी व्यवस्था जो है लॉकडाउन को लास्ट में यूज करना चाहिए, रामबाण दवा लास्ट में यूज करना चाहिए। जहां तक अभी छत्तीसगढ़ में 11 जिला में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, लॉकडाउन लागू किया गया है जो 26 तारीख को खत्म हो जाएगी और जशपुर जिले में 27 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म होगी। लॉकडाउन के माध्यम से और दवाई टेस्ट इसके माध्यम से कोरोना का संक्रमण किया जा रहा है। अभी छत्तीसगढ़ में इसकी जो औसत जो है वो 3.3% था, वो घट के 2.1% में आकर रुक चुकी है। अब प्रदेश में रिकवरी रेट देखें तो 77.2 तक पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव का कहना है कि छत्तीसगढ़ में जिन क्षेत्रों में संक्रमण की स्थिति ज्यादा बढ़ी थी वो क्षेत्र को अभी वहां का रेट जो है सामान्य स्तर में पहुंच गई है और जिस क्षेत्र में जहां पर संक्रमित क्षेत्र जहां पर नहीं था वो क्षेत्र थोड़ा सा वहां पर बढ़ी हुई है। तो अभी प्रदेश स्तर पर कहें तो जो संक्रमण रिकवरी रेट है वो अभी सामान्य स्तर पर चल रही है। चित्रा, खबर ये भी आई थी कि जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत थी, कुछ दिन पहले ऑक्सीजन कालाबाजारी हो रही थी, ऑक्सीजन को लोग दोगुने दामों से ज्यादा में बेच रहे थे, क्या अब उस पर रोक लगी है कि अभी भी उस तरह से कालाबाजारी जारी है? जिस तरह से वैक्सीनेशन, जिस तरह से रेमडेसिविर के ऊपर भी लगातार यहाँ पर काली बाजारी की जा रही थी, उसको लेकर प्रशासन जागरूक है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। टीम दौरे पर आती है, टीम निरीक्षण कर रही है, जिन जिन जगह में वैक्सीनेशन किया जा रहा है वहां पर भी जा रहे हैं। रेमडेसिविर की जिस जगह में जी चित्रा, वापस आएंगे आपके पास। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त जिस तरह दिल्ली के हालात बने हुए हैं, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आज की बात करें, आज भी कल से ज्यादा आंकड़े आए हैं, तो क्या सरकार अब क्या व्यवस्था करेगी? क्योंकि जो आपातकालीन अस्पताल बनाए गए थे वहां भी बेड इस समय नहीं है, क्या और ऐसे आपातकालीन अस्पताल बनाने की तैयारी में है दिल्ली सरकार? छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, माफ कीजिए चित्रा, मैं अजीत से हमारा सवाल था। अजीत, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जो हालात इस समय पैदा हो रहे हैं और जो पैदा होते जा रहे हैं, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अब चिंताएं बढ़ रही हैं। और जहां तक अस्पतालों की बात है तो जो बड़े बड़े होटल हैं, 5 स्टार होटल है दिल्ली के अंदर जी, उन सब में जो है अब कहीं बेड की जो है जो कमियां है उसको उसमें जो है उनके बैंकेट हॉल को बुक किया जा रहा है और उन सारी चीजों से आपूर्ति दिल्ली के जो बेड की कमी है उन्हीं सब चीजों से पूरी की जाएगी। और दिल्ली सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो बेड की जो कमी है उसको दूर से भी मदद मांगी जा रही है लगातार। और हो सकता है कि आने वाले समय में जो दिल्ली के अंदर स्टेडियम है उसको भी कहीं ना कहीं एक बैंकेट हॉल में जो है उसको बदल दिया जाए और वहाँ पर भी बेड की जो है चीजें लगा दी जाए। तो तमाम कई तरह की चीजें हैं दिल्ली के अंदर लगातार कमियां नजर आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार अब कोशिश कर रही है बेड की कमी को पूरा करने की। अजीत, अगर बात करें कि मेट्रो स्टेशन की, दिल्ली की जो मेट्रो स्टेशन, उनको कई सारे स्टेशन को बंद कर दिया गया है। जहां जरूरी सेवाएं हैं, जहां जरूरी लोग परेशान हैं, उनके ही लिए यात्रा संभव है। क्या और भी मेट्रो स्टेशन बंद किए जा सकते हैं? जी मैं आपको बताऊं, जो है पहले से कम जो है अब यात्री जा रहे हैं, 50% कर दिया गया है। फिर आने वाले समय में हो सकता है जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहे हैं और भी कमी की जा सकती है। जिस तरीके से कई मेट्रो स्टेशन के जो समय में भी बदलाव किया गया है, तो हो सकता है इस तरीके से संक्रमण बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय मेट्रो स्टेशन को बंद भी किया जा सकता है। कई मेट्रो स्टेशन बंद भी नजर आते हैं, समय में भी बदलाव किया गया है। तब संक्रमण की तेजी पर निर्भर करता है कि अब मेट्रो स्टेशन की जो समय है वो किस तरीके से निर्धारित होंगे ताकि वहाँ पर भीड़ कम नजर आए और संक्रमण की जो दरें हैं वो भी लगातार जो बढ़ रही है उसमें भी कुछ कमी आ सके। अजीत, आपने बताया कि जो 5 स्टार होटल जो है वहाँ पर अब उनको अस्पताल में तब्दील किया जा रहा है, वहाँ पे बेड बढ़ाए जा रहे हैं ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। इसके पहले भी सरकार ने वहाँ पे जो सरकारी स्कूल थे वहाँ पे अस्पताल बनाए थे, वहाँ बेडों की संख्या बढ़ाई थी ताकि उसका इस्तेमाल एक अस्पताल के रूप में किया जा सके। क्या और भी सरकारी स्कूलों को इस तरह दूसरे रूप में व्यवस्थित किया जाएगा ताकि लोगों को का इलाज मुहैया हो सके? जी हाँ, दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से अनुमति जरूर मांगी है कि जितने भी स्कूल्स हैं उनको जो है उनके अंदर जो बेड डाला जाए ताकि जो कोरोना के जो मरीज हैं उनका इलाज हो सके। लेकिन अब साफ बात यह है कि अब देखना होगा क्योंकि केंद्र और जो दिल्ली सरकार है लगातार कई सारी चीजों को लेकर हम वापस आप सभी